हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर पे। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियों का भारत में आगमन, ये जो हमारा सीरीज चल रहा था टोटल 6 लेक्चर्स का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे, ताकि आप सबका भी रिवीजन हो जाए। और आप सबसे मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले, आज के जो MCQ है उसको कवर करने से पहले हमारे जो पीछे के 6 लेक्चर्स है उसको जरूर देखें, तभी तो आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, फैक्ट्स याद रहेंगी, इसलिए आप आज के इस लेक्चर में आंसर कर पाओगे, जवाब दे पाओगे। ओके, तो आप उसको जरूर पहले कवर कर लेना, तभी आज का लेक्चर देखना। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं क्विज नाइट्स। ओके, इसमें हम शॉर्ट्स के माध्यम से जो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन बनते हैं उसको विद इन 1 मिनट कवर करेंगे, तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आप वो भी जरूर देखना, उसको देखना ना भूलना। तो चलिए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वास्को डी गामा किस वर्ष कैलीकट पहुंचा? इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलीकट? ओके, तो देखिए जैसा कि हमने अपने लेक्चर में देखा था, सेकेंड लेक्चर में, कि जो वास्को डी गामा था, है ना, वो एक पुर्तगाली ट्रैवलर था, है ना, पुर्तगाल का था। और वो 1497, है ना, 1497 में कहाँ आता है? वो पुर्तगाल से निकल जाता है भारत की खोज के लिए। कहाँ निकलता है? भारत की खोज के लिए। और वो कहाँ पहुंच जाता है? साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। उसके आगे उसकी मदद कौन करता है? एक गुजराती ट्रैवलर जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद, है ना, उसका नाम होता है अब्दुल मजीद। वो एक गुजराती ट्रैवलर होता है। उसी ने वास्को डी गामा की मदद की और उसके बाद ये 20 मई, ठीक है, 20 मई 1498 को कहाँ पहुँचता है? भारत पहुँचता है, कैलीकट वाले जगह पे। ओके, जहाँ इसका ग्रैंड वेलकम, भव्य स्वागत करता है कौन? वहाँ का जो कैलीकट का जो रूलर होता है, वहाँ का जो शासक होता है, इसका नाम होता है जमोरिन। और वहाँ के लोग उसको क्या कहते थे? सामूथ्री भी कहते थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमें मिल गया कि वास्को डी गामा किस वर्ष कैलीकट पहुंचा। किस वर्ष पहुंचा? 1498, है ना। तो 20 मई 1498 को वो कहाँ पहुंच गया? कैलीकट में पहुंच गया। तो इससे हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया कि 1498 को वो भारत पहुंचा। देखिए इस क्वेश्चन से हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। ये भी आप सबसे पूछ लिए जाएंगे कि किसने जो है वो वास्को डी गामा की मदद की भारत पहुंचने में? किसने की? अब्दुल मजीद ने, जो कि कौन था? एक गुजराती ट्रैवलर था। प्लस जब वो कैलीकट पहुंचा तो वास्को डी गामा का किसने बहुत ज्यादा ग्रैंड वेलकम किया, भव्य स्वागत किया? तो वो कौन था? जमोरिन था, जिसको वहां के लोग क्या कहते थे? सामूथ्री भी कहते थे। ठीक है, तो हमें जवाब मिल गया 1498, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अब क्वेश्चन है, जब पुर्तगाली भारत आए तो विजयनगर साम्राज्य में समकालीन शासक कौन था? ओके, हु वॉज द कंटेम्पररी इंडियन रूलर इन विजयनगर एम्पायर व्हेन पोर्टुगीज केम टू इंडिया? ओके, तो देखिए हमारा जो भारत है और पुर्तगाल इन्हीं दोनों से संबंधित है। तो देखिए समकालीन, कंटेम्पररी, 2 रूलर चल रहे थे, एक पुर्तगाल वाले रीजन में और दूसरा इंडिया वाले रीजन में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए पहले हम देखिए ये है हमारा भारत, ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं पुर्तगाल वाले जगह पे और दूसरा इंडिया में। तो देखिए इंडिया में तो बहुत सारे रूलर थे अलग अलग रीजन में, है ना, तो उन सबको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जब पुर्तगाली भारत आए थे, खासकर मतलब पहले तो वही थे वास्को डी गामा ही जो भारत पहुंचे, उस समय जो पुर्तगाल के शासक थे वो कौन थे? वो थे मैनुअल फर्स्ट, है ना, मैनुअल फर्स्ट। और जब वो भारत आ जाते हैं तो उसके समकालीन, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में कौन से रूलर थे? तो सबसे पहले हम नॉर्थ साइड की बात कर लेते हैं, उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उस समय जो है वो उत्तर भारत में क्या था? दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में भी किसका शासन था? लोधी वंश था, है ना, लोधी डायनेस्टी चल रही थी। और लोधी डायनेस्टी में कौन रूलर था? वो था सिकंदर लोधी, है ना, सिकंदर लोधी वहाँ पे रूलर था। ओके, तो ये हमने नॉर्थ के साइड देख लिया। अब हम बात करते हैं गुजरात वाले रीजन में। गुजरात वाले रीजन में कौन था शासक? यहाँ पे था महमूद बेगड़ा, है ना, महमूद बेगड़ा। ठीक है,
हमने गुजरात को भी कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। यहाँ पर क्या था, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे सालुव डायनेस्टी के, है ना, सालुव डायनेस्टी के नरसिम्हा टू, है ना, नरसिम्हा टू, इनका शासन था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि जब पुर्तगाली भारत आए तो विजयनगर साम्राज्य में समकालीन भारतीय शासक कौन थे, तो कौन थे, नरसिम्हा टू थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि कौन थे, नरसिम्हा टू थे। साथ ही साथ हमने बात की कि जब वास्को डी गामा भारत आए, मतलब जो पुर्तगाली भारत आए, तो उस समय पुर्तगाल में कौन शासक थे, पुर्तगाल में थे मैनुअल फर्स्ट। ओके, और जब हम अपने पूरे भारत की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया की जब बात की, है ना, तो वहां पर कौन था, दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में भी लोधी डायनेस्टी थी और सिकंदर लोधी यहाँ के शासक थे। इसी तरीके से जब हमने गुजरात की बात की तो यहाँ पर महमूद बेगरा का शासन था। ओके, और साउथ में विजयनगर एम्पायर था, वहां पे कौन शासन कर रहा था, सालुव डायनेस्टी का कौन था, नरसिम्हा टू। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी। ओके, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली ऑन स्पाइस ट्रेड। ओके, तो देखिए हमने क्या देखा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज, 5 यूरोपियन कंट्रीज हमने देखी, वो पांचों क्यों आए थे भारत, ट्रेड करने के पर्पज से, व्यापार करने के पर्पज से, है ना। और उनको क्यों जरूरत पड़ी थी, मसालों की जरूरत पड़ी थी, तभी तो वो आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। और ये जब यहाँ से मसाला लेके गए थे, उनको क्या हुआ था, वहां पे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ था। तभी बाकी भी जो ट्रैवलर थे वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ रहे थे और क्या कर रहे थे, ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अब ये देख करके बाकी भी जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी अट्रैक्ट होती है, वो भी फैंटेसाइज होती है कि हम भी जाएं, हम भी ट्रेड करें ताकि हमें भी प्रॉफिट होगा। तो जो पहले नंबर पे तो पुर्तगाल आती है और दूसरे नंबर पे कौन आती है, दूसरे नंबर पे आती है डच, है ना, डच आती है। और यही वो कंपनी होती है जिन्होंने क्या किया था, अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपनी मोनोपोली को स्टेब्लिश कर लिया था, किसमें, मसाले में। ओके, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, उसका जवाब जो होगा वो होगा डच। और देखिए डच ने जो है वो टेक्सटाइल हब बनाया था, टेक्सटाइल हब बनाया था किसको, भारत को, है ना, भारत को इन्होंने क्या बनाया था, टेक्सटाइल हब। और इनका जब अंग्रेजों के साथ संघर्ष हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, इनका जो है वो मेन फोकस साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं उनके तरफ इनका रुझान चला जाता है। मेनली जो इंडोनेशिया वाला रीजन था, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे रीजन पे। और इंडोनेशिया में जो मालुकू आइलैंड है ना, मालुकू आइलैंड है, इसी आइलैंड को क्या कहा जाता है, स्पाइस आइलैंड कहा जाता है ना, मसालों का इसे द्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर तो हमने जान लिया कि जो मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार किस यूरोपीय कंपनी ने कर ली थी, तो डच ने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था, भारत को टेक्सटाइल हब भी बना लिया था। और जब अंग्रेजों से इनका संघर्ष हो जाता है उसके बाद इनका रुझान साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज होती हैं उस तरफ ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में। और इंडोनेशिया में जो मालुकू आइलैंड है ना, उसको क्या कहा जाता है, इसको स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर अभियान करने वाला पहला डच कौन था, है ना, हु वॉज द फर्स्ट डच ऑन एक्सपेडिशन ऑफ ईस्ट। ओके, तो देखिए क्या होता है, 1596 है ना, 1596 में जो डच यात्री होता है, जो पहला डच यात्री होता है ना, फर्स्ट डच ट्रैवलर होता है, जो कि कहाँ निकलता है, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ, वो कौन होता है, वो होता है कॉर्नेलिस दी हाउटमैन, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कॉर्नेलिस दी हाउटमैन। यही पहला डच यात्री होता है जो कि पूर्व की तरफ निकलता है 1596 में। ओके, इसका जवाब हमें मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू केम टू अकबर्स कोर्ट, है ना। देखिए होता क्या है कि 1585 है ना, 1585 में जो अंग्रेज होता है उसका क्या नाम होता है, रैल्फ फिच, है ना,
रैल्फ फिच। यही पहला अंग्रेज होता है जो कि कहाँ आता है, अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, रैल्फ फिच। तो 1585 में पहला अंग्रेज जो कि अकबर के दरबार में पहुंचता है उसका क्या नाम होता है, रैल्फ फिच। ओके, बाकी देखिए हमने ये जान लिया कि जो कॉर्नेलिस द हाउटमैन था वो कौन था, वो पहला डच था, है ना, पहला डच यात्री था जो कि कहाँ आया था, पूर्व की तरफ आया था। ओके, ये हमने जान लिया। और देखिए जॉन मिल्डन, ये कौन था, ये भी एक अंग्रेज ही था, ये भी एक ब्रिटिशर ही था, जिसने क्या किया था, लैंड रूट के थ्रू, है ना, लैंड रूट के थ्रू कहाँ आया था, भारत में ये आया था। ठीक है, जमीनी रास्ते से ये भारत में आता है। अगर हम जॉन चाइल्ड की बात करें तो इसका जो है वो 1688 में क्या होता है, औरंगजेब के साथ इसका संघर्ष होता है। ओके, और इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और बाद में इसको कब्जे में भी ले लिया जाता है औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा, और फिर 1.5 लाख रुपया जब अंग्रेज पे करते हैं तब इसको क्या किया जाता है, छुड़ाया जाता है। तो ये जो सारे ऑप्शंस थे इन सबके जवाब भी हमने जान लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपको आपको 3 एक्स्ट्रा एडिशनल आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय इन इंडिया। ओके, तो देखिए वास्को डी गामा कौन था, हमें पता है, ये एक पुर्तगाली ट्रैवलर था जिसने क्या किया था, भारत की खोज की थी। फिर जब हम बात करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज की, ये भी क्या था, पुर्तगाली ट्रैवलर ही था, और इसने वास्को डी गामा से पहले, ठीक है, वास्को डी गामा से पहले जॉन टू की परमिशन से, जॉन टू जो था उस समय पुर्तगाल का शासक था, तो उसकी परमिशन से कहाँ आया था, भारत की खोज पे निकला था। लेकिन ये कहाँ तक पहुँच पाता है, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक ही ये पहुँच पाता है। ठीक है, तो निकला था भारत की खोज में, लेकिन ये कहाँ तक पहुँच पाता है, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, तो बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में हमने जान लिया, वास्को डी गामा के बारे में पता चला हमें। अब हम बात करते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन की, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए देखते हैं कि ये आंसर कैसे होगा। देखिए होता क्या है कि 1501 में जो वास्को डी गामा था वो दूसरी बार भारत आता है। देखिए पहली बार तो वो 1498 में आया था, यहाँ से जब जाता है वहाँ पे मसाले बेचता है तो उसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये फिर से 1501 में भारत आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मालाबार वाला कोस्ट है वहाँ पर ये 3 फैक्ट्री 3 जगहों पर स्टैब्लिश करता है। पहली जो रीजन थी वो थी कैलीकट, दूसरा कन्नौर, ठीक है, और तीसरा वाला जो रीजन था ये था कैलीकट। तो इन तीनों जगहों पर क्या होता है, फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। और चूंकि यहाँ पर इनका लगातार कन्फ्लिक्शन होता है, लगातार क्या होता है, संघर्ष होता है, किसके साथ में, मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ में, मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ में बार बार कन्फ्लिक्शन हो रहा था इनका। इसलिए जो वास्को डी गामा है उनको पुर्तगाल से क्या बुलानी पड़ती है, मिलिट्री बुलानी पड़ती है। और जब मिलिट्री आएगी तो मिलिट्री का हेड भी होगा। हेड कौन होता है, वाइसराय होता है। तो वही 1505 में जो पहला पुर्तगाली वाइसराय आएगा जो कि भारत आएगा वो कौन था, वो था अल्मेडा, है ना, अल्मेडा। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया हमें कि जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय था वो कौन था, वो था अल्मेडा, है ना, अल्मेडा। अब देखिए अल्मेडा ने क्या किया था कि पुर्तगाली जो पावर थी, पुर्तगाली जो शक्ति थी उसको क्या किया था, स्थापित किया था भारत में। और क्या किया था इसने, और जो है ये जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे, है ना, मुस्लिम जो भी ट्रेडर्स थे उनको भगाया था। कहाँ से, हॉर्मूज़ वाले रीजन से, है ना, हॉर्मूज़ वाले रीजन से, मलक्का वाले रीजन से, मलक्का वाले रीजन से, और कहाँ से, गल्फ ऑफ आदेन वाले रीजन से। ठीक है, तो इन सारे जगहों से जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनको एक्सपेल किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम। देखिए इस टाइप के जो मैच द कॉलम टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे आप वो एसएससी की बात कर लो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात कर लो। ओके तो ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है ये यहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री, उनके नाम दिए गए हैं, है ना, यात्रियों के नाम, और ये किस कंट्री से संबंधित है
है ना, किस देश से संबंधित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला हम बात करते हैं वास्को डी गामा। ओके, तो देखिए वास्को डी गामा जो था, हमें पता ही है कहाँ के थे, पुर्तगाल वाले रीजन के। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। फिर जब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कौन था, देखिए वो था इटली का। ओके, इटली का ट्रैवलर था और उसको जो है वो स्पेन स्पॉन्सर करती है। तो देखिए जो कोलंबस था, है ना, वो कहाँ का था, वो था इटली का। और जब इटली वालों ने जब स्पेन वालों, और उसको स्पॉन्सर किसने किया, स्पेन। तो देखिए जब पुर्तगाल की तरफ से वास्को डी गामा निकलता है, तो जो दो कंट्री होती है पुर्तगाल और स्पेन, इन्होंने अपने कंधे पे भार लिया था कि हम सी रूट को एक्सप्लोर करेंगे। तो पुर्तगाल के निकलने के बाद स्पेन ने भी जो है क्या सोचा कि हम भी खोज करेंगे भारत की। तो कोलंबस को भेजा जाता है सी रूट एक्सप्लोरेशन पे, और कोलंबस का ये मानना था कि हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, वो क्या है, गोल है। तो अगर हम वेस्ट से गोल घूमते हुए ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत पहुँच जाएंगे। ये इनकी थ्योरी थी। लेकिन जब ये गोल घूम के पहुंचते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वेस्ट की तरफ। ये जब निकलते हैं तो ये एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि क्या है, आज का अमेरिका है। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे। अब जब हम बात करते हैं कैप्टन कुक की, देखिए कैप्टन कुक कहाँ का था। कैप्टन कुक जो था, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये मेनली, ये देखिए कुक जो है वो कहाँ का था, ब्रिटेन का था। देखिए क्रिकेट में एक कैप्टन हुआ करते थे, एलिस्टर कुक, है ना, तो इसके नाम से आप याद कर सकते हो कि जो कैप्टन कुक है वो कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। अब हम बात करते हैं तस्मान, है ना, तस्मान कहाँ के थे। तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। कहाँ के थे, तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। ये जो वास्को डी गामा है थे, तो ये कहाँ के, पुर्तगाल वाले रीजन के, और इन्होंने खोज किस जगह की थी, भारत की थी, इंडिया की थी, है ना, इंडिया की थी। जब हम क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो हमने अभी बात की कि ये पृथ्वी गोल की थ्योरी देते हैं, और जब वे वेस्ट की तरफ निकलते हैं तो ये एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, और वहाँ से किस चीज़ का खोज हो जाता है, अमेरिका वाले रीजन का खोज हो जाता है ना, नई दुनिया जो कि अमेरिका है। फिर हमने कैप्टन कुक की बात की कि कैप्टन कुक कहाँ के हैं। हमने बात की कि इंग्लैंड में क्रिकेट में कैप्टन हुआ करते थे एलिस्टर कुक करके, उसके नाम से आप याद रख सकते हो कि कैप्टन कुक कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। अब इन्होंने खोज किस जगह की थी, देखिए क्रिकेट में एक कप होता है, खेला जाता है एशेज कप, है ना, किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो कैप्टन कुक थे वो उन्होंने किसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, है ना, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं तस्मान की। देखिए तस्मान ने किस जगह की खोज की। तस्मान जो था वो पहले तो हम जानते हैं कि कहाँ का था, हॉलैंड का। और देखिए हॉलैंड जो है, हॉलैंड का अभी प्रेजेंट नाम क्या है, नीदरलैंड है ना, क्या है, नीदरलैंड है। और इन्होंने अपना ऑफिशियली जो ये नाम हॉलैंड से नीदरलैंड किया, ये कब किया, अक्टूबर 2019 में। और जो नीदरलैंड है उनके निवासी, है ना, उनके निवासी को हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड के लोग को ही हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं। और तस्मान ने किस रीजन की खोज की, तस्मान ने जो है वो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, तो हमने किस देश से संबंधित है ये तो जान ही लिया, साथ के साथ उन्होंने किस किस जगह की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और जो तस्मान है वो तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, एक और आप एडिशनल जान लो कि कैब्राल था। ठीक है, ये भी कहाँ का था, ये भी पुर्तगाली ही था, और इसने कौन सी जगह की खोज की थी, ब्राज़ील की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी कौन था, ये भी एक पुर्तगाली था, और इसने कौन सी जगह की खोज की थी, ब्राज़ील की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर आपने कितने सारे आंसर जान लिए। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का था, पुर्तगाल वाले का। तो ए का क्या है, 2 है,
तो ए का 2 आप ऑप्शन में ढूंढो, ए का 2। देखिए 2 ऑप्शन है बी और सी, जिसमें ए का 2 है ना। बाकी आप यहाँ से ए एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो। अब क्रिस्टोफर कोलंबस हमने बात की कि वो कहाँ का था, इटली का था, और उसको स्पेन स्पॉन्सर कर रही थी, तो बी का फर्स्ट, तो यही बी वाला जो ऑप्शन है वही मैच कर रहा है। बाकी आप बाकी मैच कर लो, सी का 4। देखो कैप्टन कुक कहाँ का था, ब्रिटेन का था, है ना, और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था, तो इससे बी ऑप्शन हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय व्यापारी कंपनी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, तो देखिए कौन थी, तो देखिए इसका हम जवाब जान लेते हैं पहले। इसका जो जवाब है वो डच नहीं, फ्रेंच नहीं, पुर्तगाल नहीं, इसका जो जवाब है वो है इंग्लिश। देखिए कैसे, वो हम जान लेते हैं। जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिश कंपनी थी, जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में। ठीक है, 1600 में इनकी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई थी। भारत ये आते हैं 1608 में, सीधे 8 साल बाद ये भारत आते हैं, है ना। इनका अराइवल भारत में कब होता है, 1608 में। और आते ही ये क्या चाहते थे कि सूरत वाले रीजन में इनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो इसलिए 1609 में जो विलियम हॉकिंस थे, है ना, विलियम हॉकिंस, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं जहांगीर के दरबार में, क्योंकि उस समय मुगल का शासनकाल चल रहा था हमारे भारत देश में। तो वो कहाँ जाते हैं, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में, और वो परमिशन मांगते हैं कि इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने दिया जाए। इसके लिए ये क्या, तुर्की भाषा में बात करते हैं, है ना, तुर्की भाषा में बात करते हैं। और इससे क्या होता है कि जहांगीर इम्प्रेस भी हो जाता है, और इनको 400 इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है, प्लस में 400 मानसाब भी देता है। और भी कुछ कुछ एडिशनल है जो हम बाकी आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे क्या था कि पुर्तगालियों का इंटरवेंशन ज़्यादा था, है ना, जहांगीर के कोर्ट में। इस वजह से इनको परमिशन नहीं मिल पाता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की। ठीक है, और फाइनली ये सूरत में फैक्ट्री नहीं खोल पाते हैं, और 1611 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम वाले रीजन में। ठीक है, मसूलीपट्टनम वाले जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और 1611 के अंत में ही, है ना, एक और अंग्रेज होते हैं, वो होते हैं जॉन मिडलेटन। ठीक है, जॉन मिडलेटन, ये फिर से जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और इस बार इन्हें फैक्ट्री खोलने की परमिशन तो नहीं मिलती है, बट एटलीस्ट सूरत वाले एरिया में ट्रेड करने की, व्यापार करने की परमिशन इन्हें क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ तो पुर्तगालियों को पसंद आएगी नहीं, है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका क्या था, कंपटीशन बढ़ रहा था, प्रतिद्वंदी बढ़ रहा था। इसलिए 1612 में पुर्तगाली, है ना, पोर्टुगीज़ और अंग्रेज़ों के बीच एक लड़ाई होती है। ठीक है, इस वॉर के बारे में हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक क्या हो जाता है, 1612 में इन दोनों के बीच एक वॉर हो जाता है, एक युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है ना, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और इनका नेवल पावर यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इससे जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। और फाइनली 1613 में सूरत वाले रीजन में जहांगीर के द्वारा क्या दे दिया जाता है, परमिशन दे दिया जाता है कि वो अपनी फैक्ट्री क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंग्लिश कैसे हुआ उसको देखा। कि हमारा क्वेश्चन था कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन थी, वो थी इंग्लिश की कंपनी। और वो उन्हें परमिशन कैसे मिला, 1608 से वो लगातार लगे रहे कि उन्हें सूरत में जो फैक्ट्री है वो खोलने की परमिशन मिल जाए। और फाइनली 1613 में जहांगीर उन्हें क्या करता है, परमिशन दे देता है, उनके नेवल पावर से क्या इम्प्रेस होकर के कि वो फिर से फाइनली सूरत वाले रीजन में क्या करते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ओके, तो देखिए वास्को डी गामा के बारे में, मतलब ऑप्शंस के थ्रू हम पहले देख लेते हैं कि वास्को डी गामा के बारे में हमें पता है कि ये कौन था, पुर्तगाली शासक था जिसने भारत की खोज, पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की खोज की थी। बार्थोलोमियो डियाज की मैंने बात कर ली कि जॉन टू के शासनकाल में ये भारत की खोज पे निकला था, लेकिन ये कहाँ तक पहुँच पाया था, केप ऑफ साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक। ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि 1505 में पहला पुर्तगाली वाइसरॉय था जो कि भारत आया था, है ना, 1505 में फर्स्ट क्या था, वाइसरॉय था पुर्तगाली, ये भी हमने जान लिया।
अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके जान सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ओके, अब कैसे ये हम देख लेते हैं। देखिए, जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे वो कैसे रियल फाउंडर, जो वास्तविक संस्थापक है, वो कैसे माने जाएंगे। पहला काम जो इन्होंने किया था कि जो इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, इस पर पूरी तरीके से एकाधिकार स्थापित कर लिया था, हिंद महासागर और प्लस अरेबियन सी दोनों पे। और यहाँ पे जितने भी एंट्रेंसेस थे, ठीक है, जितने भी एंट्रेंसेस थे वहाँ पर बेस इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, बेस इस्टेब्लिश कर लिया था। पहला तो ये था। दूसरा कि ये क्या कर रहे थे कि 1510 में गोवा वाला रीजन कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कब्जे में ले लिया था, ठीक है, कब्जा कर लिया था। कैसे, देखिए, वहाँ पर आदिल शाह शासक था बीजापुर का, इसी से क्या कर लिया था, 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तीसरा कि ये क्या करने लगे कि पुर्तगालियों को, है ना, ला करके बसाने लग जाते हैं भारत वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर पुर्तगाली जो है वो बसने लग जाते हैं। कैसे, पहला लोकल मैरिज, यानी कि शादियां करवाने लग जाते हैं पुर्तगालियों और भारतीयों के बीच में, ठीक है, ताकि पुर्तगाली यहाँ आके क्या करने लगे, बसने लग जाएं। यहाँ पर क्या करते हैं, वो सिंचाई की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बनवाते हैं। और क्या करते हैं, नए नए जो क्रॉप्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स भी ये करते हैं, जिसमें कि क्या है, टोबैको है ना, तंबाकू जिसको हम कहते हैं, तंबाकू और कैश्यू जो कि काजू है। तो इन सारी फसलों का क्या होता है, इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। और जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा है, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, प्रयास होगा। एबोलिशन ऑफ जो सती है उसको हटाने का क्या किया जाएगा, इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाएगा, इनको जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है, वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने जान लिया कि किस तरीके से पहला जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पहले वाइसराय थे, और ये दूसरे वाइसराय जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आते हैं, तो ये किस तरीके से रियल फाउंडर, इन्होंने क्या क्या काम किया था। इसका क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रथम कार्नेटिक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो निम्नलिखित में से कौन सा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ओके, तो देखिए इसमें अक्सर गलतफहमी हो जाती है हमें कि इसका जो इमीडिएट कारण था, तत्कालीन कारण था, वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध था वो रीज़न बिल्कुल नहीं था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है कि इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, है ना, कि ये जो पहला कार्नेटिक युद्ध है उसका तत्कालीन कारण था क्या। तो देखिए जो कार्नेटिक वाला जगह है ये हमारा भारत का जो साउथ वाला रीजन है, और यहाँ पे जो मालाबार कोस्ट है ना, तो इसी का जो ये क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यही तो कार्नेटिक वाला रीजन है ना। हमने बोला भी था कि अंग्रेज जो यूरोपियंस है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे इसको, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, कार्नेटिक दे दिया, हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया था वहाँ पे उत्तराधिकारी का क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और उस वाले रीजन में जो अंग्रेज और फ्रेंच दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई, और वहाँ पर युद्ध छिड़ गया उन दोनों के बीच में। और वहाँ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनकी कॉलोनी जहाँ जहाँ भी थी उन सारे जगहों पे इन दोनों के बीच क्या छिड़ गई, वॉर छिड़ गई। और इसी का इम्पैक्ट, इसी का जो कॉन्सिक्वेंस था हमें भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि भारत में भी ये लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रेंच जो थे वो एक दूसरे से क्या करने लगे, लड़ने लग गए। और होता क्या है यहाँ पर कि ये लोग जो अंग्रेज थे, है ना, जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो फ्रेंच के शिप्स थे, है ना, फ्रेंच के जो शिप्स थे, जहाज थे, इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और उसका तोड़ फोड़ करने लगे, तहस नहस करके नष्ट करने लगे। अब बदले में जो है वो फ्रेंच कैसे चुप होती, तो फ्रेंच ने भी क्या किया, हमला किया। फ्रेंच ने क्या किया कि अंग्रेजों के जो मद्रास वाला किला है, मद्रास वाला जो फोर्ट है, उस पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज मदद के लिए कहाँ गए, कार्नेटिक के रूलर के पास, और वो वहाँ का रूलर कौन था, वो था अनवरुद्दीन, है ना, अनवरुद्दीन था।
अनवरुद्दीन ने क्या कहा फ्रेंच वालों को कि हमारे, क्योंकि ये सारा कांड कहाँ चल रहा था, अनवरुद्दीन के ही क्षेत्र में चल रहा था, उसने बोला कि मेरे वाले क्षेत्र से अपनी सेना को हटाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो फ्रेंच के जो उस समय गवर्नर होते है ना, कौन थे, फ्रैंकोइस ड्यूप्ले, उन्होंने झांसा दिया अनवरुद्दीन को कि अगर हम ये मद्रास वाला फोर्ट जीत लेते हैं तो आपको एज अ गिफ्ट दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बाद में जब ये कब्जे में ले लेते हैं तो उन्हें ये नहीं देते हैं। तो उसके बाद अनवरुद्दीन को आ जाता है गुस्सा, और अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है ना, युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाता है। और वो वॉर कौन सा होता है, वो वॉर होता है बैटल ऑफ सेंट थोम, है ना, या फिर बैटल ऑफ आडियार, है ना, बैटल ऑफ आडियार, क्योंकि ये आडियार नदी के किनारे हुई थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप्स बाय ब्रिटिश, है ना, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज़ों पर कब्जा, यही था तत्कालीन कारण। और यही क्या था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था। और हमने ये भी देखा था कि पहले कार्नेटिक वॉर का जो संधि हुआ था वो क्या हुआ था, यूरोप वाले जगह पे एक्सला शपेल की संधि हुई थी, ठीक है। तो तत्कालीन कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। ओके, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रेंच कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, है ना। तो देखिए भारत में जो है वो फ्रेंच कंपनी का संस्थापक कौन था, यही है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन की, फिर हम आंसर जानेंगे। देखिए होता क्या है कि फ्रांस में जिस समय ये कंपनी बनती है इनकी, उस समय वहाँ के किंग, वहाँ के रूलर कौन थे, वहाँ के रूलर थे लुइस 14, लुइस 14, है ना। और इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं। ओके, तो इनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, है ना, मंत्री होते हैं, जो कि इन्हें क्या करते हैं, सुझाव देते हैं, इनके पास जाते हैं और इन्हें एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम भी बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं की तरह हम भी एक कंपनी बनाएं, एक कंपनी को स्टैब्लिश करें, ताकि हमारी भी कंपनी अलग अलग क्षेत्रों में जाए, अलग अलग रीजन्स में जाए, है ना, और क्या करे, वो व्यापार करे, ट्रेड करे और प्रॉफिट अर्न करे, है ना, ताकि हमारे भी देश को फायदा होगा, हमारे भी राज्य को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। और ये जो इनका सुझाव था ये लुइस 14 को काफ़ी पसंद आता है। देखिए प्रॉफिट होना किसे पसंद नहीं आता है, तो ये जो इनके जो मिनिस्टर थे, इनका सुझाव लुइस 14 को पसंद आता है कि ठीक है, हम भी बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्हीं की तरह एक कंपनी बनाएंगे और क्या करेंगे, हम भी अपने कंपनी को जो है वो अलग अलग जगहों पर भेजेंगे, वो भी क्या किया करेंगे, ट्रेड किया करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा, है ना। और ये जो इनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, इनका क्या नाम था, इनका नाम था कोलबर्ट, है ना, ये कोलबर्ट मिनिस्टर थे। क्योंकि देखिए हमें पता है कि इससे पहले, फ्रेंच से पहले बहुत सारी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो भारत आई थी, और भारत थी क्या, वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपनी कंपनी बना के अलग अलग जगहों पे भेजा था और वो लोग ट्रेड कर रही थी। तो कोलबर्ट ने जो है ये लुइस 14 को सुझाव दिया और फाइनली इनकी जो कंपनी थी वो बन के तैयार हो जाती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से साल में, 1664 में, है ना, 1664 में इनकी कंपनी बन के तैयार हो जाती है। और किसके सुझाव पे, कोलबर्ट के सुझाव पे। तो इससे हमारा आंसर मिल गया कि भारत में फ्रेंच कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कोलबर्ट को। ठीक है, देखिए भले राजा तो लुइस 14 थे, लेकिन सुझाव देने वाले कौन थे, कोलबर्ट, और इन्हीं के कहने पर यह कंपनी बनी थी, इस वजह से कोलबर्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय लोगों को सबसे अच्छा शोरा और अफीम मिलता था। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोरा, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, है ना। शोरा को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट पीटर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए भारत में वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर यूरोपीय लोगों को सबसे अच्छा शोरा मिलता था और अफीम मिलता था। देखिए जो शोरा है ना, जो शोरा है वो यूरोपियंस इसका यूज़, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि करते क्यों थे, ठीक है। तो देखिए जो यूरोपियंस थे, ये जो शोरा है उसका यूज़ गन पाउडर बनाने में करते थे, है ना, बारूद बनाने में करते थे।
देखिए, हमें पता है कि ये यहाँ आए थे, यूरोपियंस क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए। और धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। दूसरी जो यूरोपियन कंट्री थी उनसे भी इनके कन्फ्लिक्शंस हो रहे थे, संघर्ष, और उन सारी चीज़ों में क्या होता था? इन लोगों के बीच में युद्ध होता था, वॉर होती थी। और आगे चल के हम पढ़ेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में कि सिर्फ यूरोपियन कंपनीज के साथ ही नहीं, यहाँ के भी जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो लड़ाइयाँ होंगी वो ऐसे तो हो नहीं जाएंगी। वो लोग आपने देखा होगा कि तोपों का इस्तेमाल किया करती थी, जिसमें वो गोले भर के जो है क्या करते थे? विस्फोट किया करते थे। तो उसमें क्या यूज होता था? गन पाउडर। और वही गन पाउडर जो बारूद है वो किससे से बनता था? वो शोरा से बनता था। तो शोरा का इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भारत का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर बिहार वाला जो रीजन है ना, बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहीं से इन्हें क्या मिलता था? शोरा मिलता था। और मेनली जो नोनिया जाति के लोग थे, है ना, जो नोनिया जाति के लोग थे, यही लोग क्या बनाते थे? यही लोग शोरा बनाते थे। तो शोरा जो है, शोरा मेनली जमीन के नीचे से ही मिलता था इन्हें, तो शोरा वहीं से इन्हें मिल जाता था। और देखिए, हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था? कि शोरा को लेकर के ही एक रिवॉल्ट होता है, एक जनजातीय विद्रोह होता है। ठीक है, इस विद्रोह का नाम था नोनिया रिवॉल्ट, है ना, नोनिया रिवॉल्ट या नोनिया विद्रोह। देखिए, ये क्वेश्चन जो था वो मैंने बताया भी था कि ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोरा के लिए किस जाति ने जो है वो क्या किया था? रिवॉल्ट किया था, विद्रोह किया था। तो कौन सी थी वो? नोनिया जाति के लोग थे और नोनिया रिवॉल्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो यूरोपियंस थे, मेनली जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था? इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था कि ये कम दामों में खरीदने लगे थे इनसे शोरा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो यहाँ से हमने जाना कि ये जो शोरा है और अफीम दोनों जो है वो बिहार वाले क्षेत्र में, भारत के बिहार वाले क्षेत्र से इन्हें यूरोपियंस को मिल जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार होगा। ठीक है, और इससे हमने एक रिवॉल्ट का भी नाम जान लिया। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसके जवाब भी मिल रहे हैं, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए, अब है हमारा क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया? ठीक है, देखिए, हमें पता है कि धीरे धीरे करके, एक एक करके बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज क्या की थी? भारत आने लगी थी। और हमने ये भी जाना था कि भारत आने की ज़रूरत उन्हें सबसे पहले आखिर क्यों पड़ी थी? क्योंकि उन्हें मसालों की ज़रूरत थी और मसाले उन्हें मिल नहीं रहे थे। वो तो हमने डिटेल में जान लिया है, तो बार बार मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। हाँ, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जब उन्हें मसालों की ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने क्या किया था? एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढा था मसाले लाने के लिए। और दो यूरोपियन कंट्रीज, पुर्तगाल और स्पेन, इन्होंने अपने कंधे पे ये जिम्मा लिया था कि हम एक जो है वो ऑल्टरनेट मार्ग ढूंढेंगे, सी रूट ढूंढेंगे भारत तक पहुंचने के लिए। और प्रथम प्रयास जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। और वहां से सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज 1487 में जॉन टू के शासनकाल में निकलते हैं। लेकिन वो भारत की खोज में निकलते तो हैं, लेकिन वो अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है, केप ऑफ गुड होप, वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर यहीं से, पुर्तगाल से ही, हमने पढ़ा अपने पहले ही क्वेश्चन में कि 1497 में कौन निकलता है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से निकलते हैं और वहाँ पे शासनकाल होता है मैनुअल फर्स्ट का। और वहाँ से निकल के ये साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक तो आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक तो इनको रास्ता पहले से ही पता था, बार्थोलोमियो डियाज ने तो तय कर ही लिया था। और उसके बाद इनकी मदद आगे के रास्ते में कौन करता है? एक गुजराती ट्रैवलर, एक गुजराती यात्री, कौन था? अब्दुल मजीद। और उन्हीं की मदद से फाइनली ये भारत में 20 मई 1498 को पहुंच जाता है। कौन से जगह पे? कैलीकट वाले रीजन पे, भारत के कैलीकट वाले रीजन पे पहुंच जाता है। और वहां इनका भव्य स्वागत किया जाता है, किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा, सामूथ्री के द्वारा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या जाना? यहां से हमने जाना कि पुर्तगाली जो है वो फाइनली कब पहुंच गए थे? 20 मई 1498 को कहां पहुंच गए थे? भारत पहुंच गए थे, वास्को डी गामा। तो इसका आंसर क्या होगा कि व्यापार। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग ट्रेड करने लगे थे, क्योंकि यहीं से जो है वास्को डी गामा मसाले खरीद के ले गए थे, मेनली जो है ब्लैक पेपर। और वहाँ जाने के बाद जब वो अपने जगह पुर्तगाल लौटते हैं, उनको वहाँ पे 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है। तो ये देख करके अट्रैक्ट होकर के बाकी के फिर से ट्रेडर्स यहाँ पे आके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे पुर्तगाली, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद जो है वो डच आएगी, फ्रेंच, ब्रिटिश आएगी, डेन्स आएगी, फिर फ्रेंच आएगी, एक एक करके, और बीच बीच में आती है। ऐसा नहीं था कि उनके देश से लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन मेनली जो ट्रेड का पर्पस था, जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है कि ट्रेड के पर्पस से कैसा सीक्वेंस था हमारा, कि सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, और फिर फ्रेंच आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है पौंडीचेरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी, अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और हमें ये पता करना होगा कि इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है ना, सही कथन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है? द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज। जो पहली यूरोपीय शक्ति थी जिन्होंने क्या किया था? पौंडीचेरी पे कब्जा किया था, वो क्या थे? वो पुर्तगाली थे। ये हमने ऑप्शन नंबर ए में पढ़ा। बी के स्टेटमेंट में हम पढ़ रहे हैं कि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थी जिन्होंने पौंडीचेरी पे कब्जा किया था वो फ्रेंच थी। और सी है द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। जो अंग्रेज थे उन्होंने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया था। तो पहले आप थोड़ी देर पढ़ना है ना, उसको सोचना कि क्या इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो पौंडीचेरी वाला जो रीजन है ना, जो पौंडीचेरी है, ये जो पौंडीचेरी का रीजन है, ये सबसे पहले किसके हाथ में था? देखिए जो हमने फ्रेंच वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेंच के पास पौंडीचेरी था और किस तरीके से अंग्रेजों ने उनसे कार्नेटिक वॉर में वो जगह ले ली थी, फिर बाद में वो वापस करते हैं संधि बंदी के बाद में। लेकिन क्या लगता है कि क्या हमेशा से जो है वो पौंडीचेरी वाला जो रीजन था वो फ्रेंच के ही पास था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए पौंडीचेरी वाला जो रीजन था वो सबसे पहले किसके पास था? सबसे पहले कौन भारत आए थे ट्रेड करने के लिए? पुर्तगाली आए थे। तो बस पुर्तगालियों के पास ही सबसे पहले क्या थी? पौंडीचेरी का रीजन था। पुर्तगाली के बाद ये जो रीजन है पौंडीचेरी वाला, ये ट्रांसफर होता है डच वालों के पास। डच वाले इस पे कब्जा करते हैं। फिर से डच के बाद ये रीजन किनके पास जाता है? फ्रेंच के पास जाता है। किनके पास जाता है? फ्रेंच के पास जाता है। और फिर जो हमने पढ़ा था कि जो थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई थी, है ना, तीसरा कार्नेटिक का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें फ्रेंच से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? इसको छीन लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने इनको ले लिया था। तो यहाँ से कहाँ चली गई? ब्रिटिशर्स के पास। और फिर से जब संधि होती है, किसकी? पेरिस की संधि होगी, है ना, पेरिस की जब संधि हो जाएगी तो फिर से ब्रिटिशर्स फ्रेंच को वापस कर देंगे। संधि होने के बाद क्या होता था? हमने पढ़ा था कि जिसका जो भी क्षेत्र था, जिन्होंने जिस क्षेत्र को कब्जे में अपने ले लिया था, वो लोग क्या करते थे? एक दूसरे को वो जगह वापस कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फ्रेंच को ट्रीटी ऑफ पेरिस में, पेरिस की जो शांति संधि थी उसमें उनको पौंडीचेरी लौटा दी थी। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाते हैं? ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? फ्रेंच को वापस कर देते हैं। तो देखिए जो पौंडीचेरी वाला रीजन था वो सबसे पहले पुर्तगालियों के पास आया, फिर डच के पास आया, है ना, फिर डच के पास आया, फिर फ्रेंच के पास आया, फिर ब्रिटिशर्स, और फिर फाइनली फ्रेंच के हाथ में आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन था कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या देखा कि पहली यूरोपियन शक्ति जो कि जिन्होंने पौंडीचेरी को अपने कब्जे में लिया था वो कौन थी? पौंडीचेरी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए नीचे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए दूसरी बार जो है वो फ्रेंच के पास तो नहीं आई थी। सेकेंड यूरोपियन पावर जो फ्रेंच तो नहीं थी, सेकेंड बार किसके पास आई थी? डच के पास आई थी। उसके बाद आती है फ्रेंच के पास। और सी ऑप्शन तो हमारा ऐसा ही गलत हो गया कि जो अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने किया था कार्नेटिक वॉर में कब्जा, और फिर पेरिस की संधि के बाद फिर से उन्हें वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन नंबर जो ए है, ए ओनली, यही वाला स्टेटमेंट सबसे सही है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था? ठीक है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ किला की बातें चल रही है कि किला किसने बनवाया।
तो हमें पता है कि देखिए ये तो हमने बार बार पढ़ लिया और आपको तो ये रट जानी चाहिए कि पुर्तगाली भारत आए सबसे पहले और ऑब्वियसली यही लोग ये सारी कामें करेंगे, यही लोग बनवाएंगे। तो देखिए हमने ये भी देखा था कि जब वास्को डी गामा दूसरी बार 1501 में भारत आता है, देखिए वास्को डी गामा टोटल 3 टाइम्स भारत आए थे, एक 1498 में, एक 1501 में और फाइनली 1524 में, है ना। और 24 में आने के बाद उनकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जब 1501 में वास्को डी गामा यहाँ पर आते हैं तो हमने पढ़ा था कि मालाबार कोस्ट वाले रीजन पे इन्होंने 3 फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, कैलीकट, कनानूर और कोचीन। ये तीनों जगह पर इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री को बनाया था ट्रेड करने के लिए और उसकी कुल खिलाबंदी भी करवाई थी। और यहाँ पे उनसे बचने के लिए मुस्लिम ट्रेडर से क्या किया था, यहाँ पे मिलिट्री बुलवाई थी, फिर वाइसराय आने लगे थे। लेकिन यहाँ किले की बात चल रही है कि किला किसने बनवाया। तो देखिए किला जो है वो किसने बनवाया था, किला जो है वो अल्फांसो ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अल्फांसो ने बनवाया था। और कौन से वाले रीजन में बनवाया था, कोची वाले रीजन में बनवाया था, ठीक है। और इस समय जब हमें पता है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था यही रियल फाउंडर था, भारत में जो है वो पुर्तगालियों शक्ति का यही रियल फाउंडर माना जाता है। लेकिन जिस समय इन्होंने कोची में ये जब किला बनवाया वो साल था 1503 का और इस समय ये क्या थे, ये वाइसराय नहीं थे, पुर्तगाल के ये वाइसराय नहीं थे। उस समय इन्होंने भारत में 1503 वाले टाइम पे क्या किया था, किला बनवाया था। और वो रीजन कौन सा था हमें ये जानना था, तो वो जो रीजन था वो था कोची वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ से हमें जवाब मिल गया हमारे क्वेश्चन का। और इसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो कि जब जो पहले वाइसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, अल्मेडा, इन्होंने क्या किया था, अल्मेडा, सॉरी इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, अल्मेडा, है ना। तो अल्मेडा ने क्या किया था, अल्मेडा क्या थे, फर्स्ट वाइसराय थे, फर्स्ट वाइसराय थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहाँ कहाँ किला बनवाया था, इन्होंने कनानूर वाले रीजन में, है ना, कनानूर वाले रीजन में और अंजीदीव वाले रीजन में, यहां पर इन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट्रेस बनवाया था, किला बनवाया था, ठीक है। और ये साल था इनका 1506 का। 1506 में इन्होंने कनानूर और अंजीदीव वाले रीजन में किला बनवाया था और ये पहले वाइसराय थे, हमने पढ़ा था। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। तो वो कौन सा क्षेत्र था, वो क्षेत्र था कोची वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकटा, ओके। तो देखिए कलकत्ता का संस्थापक कौन था, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो जवाब है वो है जॉब चार्नोक, ओके। ये हमने अपने लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से ये कलकत्ता जो शहर है उसको बसाते हैं। तो आई होप कि आप सबने इसका जवाब जरूर दिया होगा। अब आइए कैसे थे ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए होता क्या है कि 1698 में 1698 में क्या हुआ था, जो जॉब चार्नोक थे, है ना, जो जॉब चार्नोक थे, इन्होंने बंगाल का जो सूबेदार था उस समय, वो कौन था, वो था अजीमू शान, है ना। तो बंगाल का जो सूबेदार था अजीमू शान, उससे क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं, आदेश लेते हैं। और आदेश लेने के बाद वो बंगाल का 3 गांव, है ना, 3 विलेज की क्या करते हैं, जमींदारी खरीदते हैं सालाना बेसिस पे 1200 रुपए में, है ना। और वो तीनों गांव का नाम क्या होता है, पहला गांव जो है उसका नाम होता है सूतानती, है ना, सूतानती। जो दूसरा गांव है उसका नाम होता है गोविंदपुरी, है ना, गोविंदपुरी। और तीसरे गांव का नाम होता है कालीकटा या फिर काली घाट, है ना, तीसरा गांव। और इसी तीनों विलेज, है ना, इसी तीनों विलेज को वो खरीदते हैं कितने में, 1200 रुपए में, सालाना बेसिस पे इसकी जमींदारी को खरीदते हैं। और बाद में यहीं पे ये कैलकटा शहर को बसाते हैं, कलकत्ता शहर का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, कौन, जॉब चार्नोक ने। और आगे चल के, है ना, आगे चल के क्या होता है, 1700 में यहां पर एक किला भी बनवाया जाता है, एक फोर्ट का भी निर्माण किया जाता है। और उस किले का क्या नाम था, उस किले का नाम था फोर्ट
विलियम, है ना, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम में ही मतलब कैलकाटा वाली जगह में ही आगे चल के 1700 में क्या होता है, एक किला भी बनवा दिया जाता है और उस किले का नाम होता है फोर्ट विलियम। हमने बहुत बार सुना है फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम जो है इस किले को बनवाया जाता है और इसकी किलाबंदी भी की जाती है। और हमें ये पता ही है कि आगे चल के जो है ये कलकत्ता, ये वन ऑफ द प्रेसिडेंसी बनती है किनकी, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें से जो एक प्रेसिडेंसी थी वो कैलकाटा भी थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया और इसका जवाब जान लिया कि फाउंडर कौन थे कैलकाटा के, जॉब चार्नोक थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जब बनी थी, उस समय भारत में सम्राट कौन थे? कंटेम्प्रेरी पूछ रहा है कि वहां पे समकालीन सम्राट कौन थे। तो देखिए, हमें पता है कि इनकी कंपनी कब बन गई थी। जो ब्रिटिश की कंपनी है वो कब बनी थी? वो बनी थी 1600 में, है ना। 1600 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के तैयार हो गई थी। हालांकि उस समय नाम कुछ और था, लेकिन हम उसकी हिस्ट्री हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी और ये भारत कब आए थे? भारत देखिए, बीच बीच में तो रैल्फ फिच, है ना, जॉन मिल्टन हाल, ये सब तो आए थे, लेकिन ट्रेड के पर्पज से 1608 में फाइनली ये भारत आ गए थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो रूलर है समकालीन वो कौन कौन थे, ठीक है, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, हम पहले ब्रिटेन में बात कर लेते हैं और फिर इंडिया में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिस समय 1600 में जब ब्रिटेन में कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय वहां पे कौन थे रूलर? तो वहां पे थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये रानी थी वहां की, यही थी रानी। और भारत की बात करें तो यहाँ पे कौन थे रूलर? यहाँ पे थे अकबर। अकबर जो थे, जिस समय इनकी कंपनी बनी थी, उस समय भारत के सम्राट थे, क्योंकि पता है उस समय मुगलों का राज था। और जिस समय 1608 में ये ट्रेड के पर्पज से भारत आ जाते हैं, उस समय यहाँ जो ब्रिटेन है वहां पे कौन थे किंग, कौन थे रूलर? वहां पे थे जेम्स फर्स्ट। कौन थे? जेम्स फर्स्ट। और भारत वाले रीजन में कौन थे रूलर, कौन थे शासक? यहाँ पे थे जहांगीर। उस समय भी मुगलों का ही शासन था। देखिए, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी और इसके बाद जो अगले उत्तराधिकारी अकबर के बेटा बनते हैं जहांगीर, है ना। तो इस तरीके से जान लिया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जब ये कंपनी बनी थी, उस समय भारत के सम्राट कौन थे? अकबर थे, है ना, अकबर थे। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो वहां की महारानी थी ब्रिटेन की। और जब ये कंपनी यहाँ आ जाती है 1608 में, उस समय जेम्स फर्स्ट जो है वो वहां के रूलर थे और भारत में जहांगीर जो थे वो शासक थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि कंपनी के गठन के समय भारत में कौन थे सम्राट? तो वो थे अकबर। तो यहां से हमने आंसर जान लिया, क्या होगा आंसर? अकबर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन स्टैब्लिश्ड बाय पोर्टुगीज वॉज, है ना, कि पुर्तगाल में जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई कौन सी फैक्ट्री थी, उस जगह का हमें नाम जानना है, ओके, बताना है। तो देखिए, होता यहाँ पे क्या है कि 1534 में, है ना, 1534 में क्या हुआ था? जो पुर्तगाली थे, है ना, पुर्तगालियों ने क्या किया था? उन्होंने परमिशन ली थी, आदेश लिया था कि हम फैक्ट्री खोले। किससे परमिशन लिया था? उन्होंने परमिशन लिया था घियासुद्दीन महमूद शाह से, ठीक है, घियासुद्दीन महमूद शाह से इन्होंने परमिशन लिया था कि हमें जो शटगांव वाला रीजन है ना, शटगांव वाला जो रीजन है वहां पे हमें फैक्ट्री कारखाने खोलने की क्या दी जाए? परमिशन दी जाए। और ये परमिशन उन्हें मिल भी जाती है और यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं? फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये जो शटगांव है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है इनके लिए, पुर्तगालियों के लिए, कि यहाँ पे इनका बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा होता है।
और यहाँ पे धीरे धीरे करके सटगांव से ये पूरे बंगाल वाले रीजन पे क्या करते हैं, अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनकी पूरी पुर्तगालियों की कॉलोनीज भी बस जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे लेट 16th सेंचुरी में ये जो सटगांव वाला रीजन है इसका क्या हो जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है, पतन होने लग जाता है। ठीक है, ये पतन हो जाता है इनका। इस वजह से ये क्या करते हैं, इसके पतन होने के बाद सटगांव वाले रीजन को छोड़ के ये कहाँ चले जाते हैं, हुगली वाले रीजन पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना, इसको स्टैब्लिश कर लेते हैं, इसको स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हुगली वाले रीजन में सटगांव से ये क्या कर लिया, इन्होंने रिप्लेस कर लिया, सटगांव से रिप्लेस करके इन्होंने हुगली वाले रीजन पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्नलिखित बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो हमने देखा कि किस तरीके से सटगांव वाला जब इनका डिक्लाइन हुआ तब इन्होंने हुगली वाले रीजन में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा हुगली, है ना। इन्होंने देखा किस तरीके से घियासुद्दीन महमूद शाह से परमिशन लिया और परमिशन लेने के बाद सटगांव वाले रीजन में जो है बहुत ज़्यादा ये फल फूल रहे थे, पूरे बंगाल में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बसा ली। लेकिन इसका क्या होने लगा, पतन होने लगा। इस वजह से इस जगह को रिप्लेस करके हुगली वाले रीजन पे इन्होंने, देखिए ये अक्सर ये लोग समुद्र के किनारे ही अपना क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, वो जगह को चुनते थे। तो हुगली भी जो क्या है, समुद्र के किनारे ही है। तो वहां पे इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की ताकि इन्हें क्या हो, ट्रेड करने में आसानी हो, क्योंकि नाव से ही जो है ये सामान क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, पुर्तगाल भेजते थे, या फिर जहां भी इन्हें ट्रेड करना होता था वहां से नाव के द्वारा ही जाता था। तो बाद में इन्होंने हुगली वाले रीजन में क्या कर लिया, फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया, कारखाने को खोल लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, है ना। यहाँ पे व्यक्ति नहीं, ये यहाँ पे कंपनी कौन थी, ठीक है, ये था क्वेश्चन। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वर, कि वो कौन सी कंपनी थी, ठीक है, वो कौन जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो ट्रेड की थी भारत के साथ वो कौन सी कंपनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत के साथ जिन्होंने व्यापार किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो ट्रेड करने वाली कंपनी कहाँ की कंपनी थी और वो कौन सी थी। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि ये जो ब्रिटिश है ना, इनकी कंपनी कैसी थी, इनकी प्राइवेट कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, वो कैसी कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी। हमने फ्रेंच के बारे में भी देखा कि ये कैसी कंपनी थी, ये एक फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि हमें पता ही है कि कोलबर्ट ने लुईस 14 को, हमने क्वेश्चन में देखा कि लुईस 14 को क्या दिया था, सुझाव दिया था कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो वहां से हमने जाना कि उनके सुझाव पे खुला था और पूरा गवर्नमेंट ने ही अपना क्या किया था, इसमें पैसा निवेश किया था। तो इसीलिए ये फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी। अब हम बात करते हैं डच के बारे में। तो डच जो थी, डच की जो कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, डच की जो कंपनी थी वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अब हम बात करेंगे कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी होती कैसी कंपनी है। देखिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इसमें बहुत सारे छोटे, मतलब बहुत सारे जो ट्रेडिंग कंपनीज होंगी, है ना, यहाँ पर मल्टी ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं, या फिर जो बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो निवेश करते हैं। वो जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं और उस कंपनी में वो जितना भी राशि, जितना भी अमाउंट उस कंपनी में वो निवेश करते हैं, अपना हिस्सा लगाते हैं, तो उस कंपनी में उनकी राशि के अनुसार ही उतने ही हिस्से के वो क्या होते हैं, मालिक होते हैं, हकदार होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थी वो कहाँ की कंपनी थी, डच की कंपनी थी। और वो कैसी कंपनी होती है, मल्टी ट्रेडिंग कंपनी होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं अपने अपने हिसाब से राशि, अमाउंट, और जितनी भी राशियां वो इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, उतने राशि के वो क्या होते हैं, हकदार होते हैं, मालिक होते हैं, उतने ही शेयर्स के वो मालिक होते हैं उस कंपनी के अंदर। यही होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो डच की कैसी कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ ही वो भारत आती है और भारत के साथ वो ट्रेड करती है। तो यहाँ से हमें इसका जवाब मिल गया कि भारत के साथ व्यापार करने वाली संयुक्त स्टॉक कंपनी किसने शुरू की थी, कौन था वो पहला, वो था डच की कंपनी, है ना। बाकी तो हमने देख लिया, फ्रेंच की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की प्राइवेट कंपनी है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री
किस वर्ष स्थापित की, है ना? ब्रिटिश established their first factory in which year, है ना? किस साल इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, हमने जाना सबसे पहले कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1600 में अपनी कंपनी बनाई। कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना? इनकी कंपनी बन जाती है और ये भारत में ट्रेड करने के लिए कब आते हैं? सीधे 8 साल बाद 1608 में, ठीक है? 1608 में आए थे और यहीं से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया था भारत में फैक्ट्रीज को यानी कि कारखाने को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है? लेकिन ये और कौन से वाले क्षेत्र में? ये चाहते थे कि सूरत वाला जो क्षेत्र है जो कि गुजरात में है वहां क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र पे क्या हो, ये फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर ले। लेकिन उस समय जो मुगल एम्पायर थे, जो मुगल के सम्राट, मतलब मुगल एम्पायर भारत में था और मुगल का जो एम्पायर थे वो कौन थे? वो थे जहांगीर। और जहांगीर ये परमिशन नहीं दे रहे थे कि ये लोग क्या करें, सूरत वाले जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाए। और हमने देखा था कि 1609 में कौन आता है ऑन द बिहाफ ऑफ, वहां के जो रूलर है ब्रिटेन के, उनके बिहाफ पे किसको भेजा जाता है? विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है जहांगीर के कोर्ट में, दरबार में। और वो यहाँ पे आके क्या करते हैं? तुर्की भाषा में बात करते हैं, है ना? तुर्की लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे जहांगीर काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। तो इसलिए इनको 400 मानसाब और इंग्लिश खां की उपाधि भी मिल जाती है। तो इससे तो वो इम्प्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि उस कोर्ट में पुर्तगालियों का क्या होता है? इंटरवेंशन होता है। इस वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिलता है सूरत वाले क्षेत्र में क्या करने के लिए? फैक्ट्रीज को खोलने के लिए। क्योंकि देखिए, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा ना पुर्तगालियों के लिए भी। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर ये लोग भी आकर के फैक्ट्री खोले और हमारा एक और कॉम्पिटिटर बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी डच भी आ गई थी। तो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए इनको 1609 में परमिशन नहीं मिलती है और ये लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। और फिर फाइनली 1611 में, है ना, इन्हें हार के मसूलीपट्टनम वाले रीजन में क्या करना पड़ता है? मसूलीपट्टनम वाले रीजन जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को क्या किया? एस्टेब्लिश किया, है ना? पहली फैक्ट्री को क्या किया? एस्टेब्लिश किया, खोला। तो क्योंकि इन्हें परमिशन नहीं मिली, इसलिए इस वजह से 1611 में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहां पे इन्हें अपनी पहली फैक्ट्री को क्या करना पड़ा? स्थापित करना पड़ा, ठीक है? तो 1611 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और फिर हमने देखा था कि जॉन मिडलेटन फिर से जाता है 1611 के ही अंत में, फिर से जाता है जहांगीर के दरबार में। और उसके बाद फिर भी पुर्तगालियों का तो इंटरवेंशन होता ही है, तो इन्हें क्या होता है? ट्रेड करने की परमिशन, व्यापार करने की परमिशन सूरत वाले एरिया में फिर मिल जाती है। और फिर फाइनली पुर्तगालियों का इतना ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप होता है, इस वजह से पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के बारे में हम आगे देखेंगे। और इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इनकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं जहांगीर। और फाइनली 1613 में इन्हें फिर से सूरत में ट्रेड करने की परमिशन, ट्रेड तो मिल ही जाती है, फैक्ट्री को खोलने की परमिशन मिल जाती है। तो 1608 से ही चाह रहे थे कि ये सूरत वाले रीजन में क्या करे? फैक्ट्री स्टैब्लिश करे। लेकिन फाइनली इनको 1613 में जाकर के जहांगीर से आदेश मिलता है, परमिशन मिलता है, ठीक है? तो मेन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री जो है ये 1611 वाले टाइम पे इन्हें ये स्थापित किए। और कौन से रीजन में? तो मसूलीपट्टनम वाले रीजन में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, साल 1611। और फर्स्ट फैक्ट्री इसी जगह इनकी क्या हुई? एस्टेब्लिश हुई। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जरूर किए होंगे। और आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने आपने जवाब गलत दिए हैं, ओके? और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर था, ये पार्ट 1 था हमारे MCQ का। और जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं प्रीवियस ईयर के, इसको हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आई हो। और देखिए स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब देने के लिए आपको पहले के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। बिना देखे हुए आप आज का लेक्चर मत अटेंड करना, ओके? तो पहले उस लेक्चर को कवर कर लेना, फिर आज का लेक्चर देखना, तभी आप जवाब दे पाओगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।